अगर आपको पता चले नेता नगरी के इस सत्र में हम कर्नाटक के चुनाव पर, वहां पर हो रही बयानबाजी, जमीन पर बनते समीकरण, टिकट वितरण, नेताओं की आवाजाही और किन मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। बातचीत में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नाटका के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत नाटू जी। प्रशांत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को देश दुनिया में फैले हुए टिकट वितरण में किसकी चली, खास तौर पर कांग्रेस और भाजपा में, इस एंगल से बताएं। उसके बाद नाराजगियों का सबब भी समझ में आ जाएगा। सौरभ जी, बीजेपी के टिकट वितरण काफी दिलचस्प रहा। उस पर काफी सारे अटकलें भी चले कि क्या होगा। जगदीश शेट्टर और ईश्वरप्पा, अरविंद लिम्बावली, रामदास के टिकट कट रहे, ये काफी दिन से चर्चा थी। लेकिन दिल्ली में ये सुनने को मिला कि पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी हुई अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसमें सिर्फ 8 से 9 टिकट ही कटे थे एमएलए के जी। उसमें रामदास, अरविंद लिम्बावली, पुत्तूरू के संजीव मटंदूर, कापू के लालाजी मेंडन, रघुपति भट्ट, हालाडी श्रीनिवास शेट्टी, बैंदूर के, ऐसे कुल मिला के 8 टिकट कटे थे। लेकिन जब सूची केंद्रीय चुनाव समिति में गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2-3 दिन बैठ के सिर्फ इतना ही बदलाव कर पाए हो, कर्नाटक के लोग भी बदलाव चाहते होंगे, और कुछ बदलाव करो। तब जाके मुझे लगता है जो 50-50 रखी गई थी, जगदीश शेट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ईश्वरप्पा जो 73-74 के होते चले हैं, तो उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे। तो ऐसे 2-3 सीनियर्स के भी टिकट कटे। उसमें सुरेश कुमार, कागेरी विश्वेश्वर हेगड़े के नाम भी थे, लेकिन बाद में जगदीश शेट्टर और ईश्वरप्पा के टिकट काटे गए। ऐसे कुल मिला के एक 18 टिकट काटे गए। लेकिन अगर किसकी चली, पहले कर्नाटक में होता था 2 गुट थे, एक अनंत कुमार का गुट था, एक येडियुरप्पा का गुट था, तो 4 नाम येडियुरप्पा के चलते थे, 2-3 नाम अनंत कुमार जी के चलते थे। अब ऐसी स्थिति है कि 2 से अब 3 ग्रुप हो चुके हैं। एक आरएसएस का संगठन का ग्रुप है, एक येडियुरप्पा जी का ग्रुप है, अब ये मुख्यमंत्री बोम्माई जी, प्रहलाद जोशी सब मिला के और एक गुट हो गया है। तो येडियुरप्पा जी ने साफ कह दिया था हाईकमांड को कि भाई मैं 25 की सूची दे रहा हूं। तो उसमें लगभग 12 से 13 येडियुरप्पा जी की जो सूची थी उसमें 12 से 13 नाम हो गए। और आरएसएस चाहता था और हाईकमांड भी चाहती थी, अगर लोगों के सामने फिर से जाना है तो सिटिंग, मतलब जो सीनियर्स है उसमें से, और कुछ लोग जो दागी है, कुछ लोग के खिलाफ आरोप है, उनका टिकट भी कटना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जो संगठनात्मक शक्ति है, अब कोस्टल कर्नाटका में, हुबली धारवाड़ में, शिवमोग्गा में, मैसूरू में सिर्फ यही टिकट काटे हैं। दूसरी जगह पे जहां संगठन की शक्ति नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जारकीहोली, तो वहां टिकट काटने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि जगदीश शेट्टर ईश्वरप्पा के तरह ही पत्र लिख के दे देंगे, ऐसे एक बीजेपी हाईकमांड का मानना था। लेकिन जगदीश शेट्टर ने रिवोल्ट किया। इसके चलते लास्ट मोमेंट में अरविंद लिम्बावली के पत्नी को टिकट देना पड़ा। फिर जगदीश शेट्टर और ईश्वरप्पा को पूछा गया कि आपके बहू को हम टिकट देंगे, तो उन्होंने, ईश्वरप्पा जी ने मना किया, तो कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। जगदीश शेट्टर को भी मनाने की कोशिश हुई कि हम आपके बहू को टिकट देंगे, चाहिए तो आपके पत्नी लड़ सकती है। लेकिन एक फैसला लिया गया था, किसी का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका तर्क क्या है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहू को अगर चाहिए तो हम टिकट देंगे। तो शेट्टर जी ने मना किया, ईश्वरप्पा जी ने मना किया। कुल मिला के मुझे लगता है कन्नड़ में कहा गया था कि बनाना चाहते थे गणपति, लेकिन कुछ और ही बन गया। प्रशांत भाई, अगर प्रशांत भाई, सॉरी बीच में रोक रहा हूं, आप जो कन्नड़ा की कहावत है, पहले एक बार कन्नड़ा में पढ़े फिर समझाएं, थोड़ा हमारे दर्शकों को नई चीजें भी पता चले।
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು गणपति ಅದು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. मतलब गणपति बनाना चाहते थे लेकिन शेट्टर जी के विरोध के चलते वो कुछ और बन गया। ऐसी स्थिति बीजेपी के टिकट वितरण में हुई है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को इसका एक टॉकिंग पॉइंट भी मिल सकता है कि भाई वही टिकट दे देते, अगर सीनियर्स को ही दे देते, वही टिकट दे देते तो कार्यकर्ता नाराज होते कि भाई इतने 4 साल के सत्ता के बावजूद, मोदी जी के चेहरे के बावजूद अगर आप बदलाव नहीं कर पाते हो तो एक वातावरण भी नीचे कार्यकर्ताओं का एक आक्रोश रह सकता था। तो मुझे लगता है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश बीजेपी हाईकमांड ने की है कि नए कुछ चेहरों को पेश करने की कोशिश की है। कर्नाटक में फिलहाल मुझे लगता है कि एक ही चेहरा अगर चुनाव में बीजेपी को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है तो वो मोदी फैक्टर है। देखो, मोदी जी के राष्ट्रीय राजकारण में आने के बाद 3 चुनाव कर्नाटक में हुए। एक 2014 का लोकसभा, 18 का विधानसभा, 19 का लोकसभा। 14 के लोकसभा 13 को बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरीके से हारी थी। 13 से 13.5% की वोट बीजेपी के येडियुरप्पा और श्रीरामुलु ने काटे थे। लेकिन 14 में येडियुरप्पा और श्रीरामुलु पार्टी में वापस आ गए। मोदी जी की एक लहर थी, बीजेपी लोकसभा में एक अच्छी परफॉर्मेंस पे आई थी। 2018 में 3 फैक्टर कर्नाटक में बीजेपी को लाभ दिए थे। उसके बावजूद वो 113 मैजिक नंबर पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन मोदी जी का एक फैक्टर कर्नाटक में हमेशा से रहा है। उसके साथ साथ येडियुरप्पा टीम के कैप्टन थे। येडियुरप्पा जी का एक सामर्थ्य है कि येडियुरप्पा जी जब भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे रहते हैं तो लिंगायत अपने सबकास्ट फीलिंग को नीचे छोड़कर बीजेपी के तरफ ग्रेविएट होते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर था कांग्रेस की 5 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी। वो एंटी इनकम्बेंसी 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक, सिद्धरामैया के खिलाफ जो 2 बड़े डोमिनेंट कम्युनिटीज है उनमें काफी नाराजगी थी, 1 फैक्टर। सिद्धरामैया ज्यादा सेक्युलर पे एक कमिटेड होके बोलते हैं तो जो हिंदुत्व का केडर था वो काफी नाराज था और एग्रेसिव था, एंटी सिद्धरामैया। इसके कारण वो 2018 में बीजेपी को लाभ हुआ। 2019 में सौरभ जी कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठा आए थे। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर ऑफ कांग्रेस एंड जेडीएस। वो सरकार तो बनाए थे लेकिन लोकसभा चुनाव में इकट्ठे आने से मैसूर रीजन में भी 11 सीट में 9 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। और बीजेपी लगभग लोकसभा चुनाव में 53% ऑफ वोट्स 2019 लोकसभा में ली थी। अब हम 2023 के चुनाव पे आते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का एक चरिश्मा कर्नाटक में चलता है। पहले अटल जी का 2004 में चलता था, बाद अब मोदी जी एक बहुत पॉपुलर लीडर कर्नाटक में निश्चित रूप से है। लेकिन उनके साथ 2 फैक्टर इस बार नहीं है। एक, येडियुरप्पा टीम के कैप्टन नहीं रहे, येडियुरप्पा टीम के मेंटर के रूप में है। तो बोम्माई जी एक चरिश्मेटिक लीडर नहीं है कर्नाटक में। तीसरा, मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी 2018 में जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाई थी, 2023 में बीजेपी को भी वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर निश्चित रूप से डेंट कर रहा है। देखना यह है, अगर आप 2 लाइन में देखना यह है सौरभ जी कि देखो, कर्नाटक में 2004 से लगातार जो कर्नाटक में चुनाव होते आए हैं, बीजेपी एक वर्टिकल मोबिलिटी ली थी 2004 में। 2004 में बीजेपी 79 सीट्स थी। 2008 में बीजेपी 110 थी। 2023 में बीजेपी 3 विभाजन 3 वे स्प्लिट हुआ था तो बीजेपी 40 पे चली गई थी। लेकिन उसमें एक गौरतलब करने वाली बात है, एक्चुअली 2004 टू 2019 के इलेक्शन तक, मतलब 3 विधानसभा और 3 लोकसभा तक एक ही चुनाव में बीजेपी के वोट्स कांग्रेस को शिफ्ट हुए।
वो कुल मात्र 1.8% ऑफ वोट्स इन 2013। वो हैदराबाद कर्नाटक में 1.8% शिफ्ट हुआ था बीजेपी का वोट कांग्रेस को, और मुंबई कर्नाटक में सिर्फ 0.85% ऑफ वोट्स बीजेपी से कांग्रेस शिफ्ट हुआ था। तो 2023 में यह देखने वाली बात होगी सौरभ जी कि एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट्स बीजेपी के मतदाता कितने कांग्रेस को शिफ्ट होते हैं। देखो कांग्रेस कितने बीजेपी के मतदाताओं को लुभा पाती है, ये रिजल्ट पे निश्चित रूप से फाइनल टैली पे इसका असर दिखेगा। मोदी जी के फैक्टर के कारण जो नाराज मतदाता बीजेपी का है, मोदी जी का फैक्टर बहुत बार मुझे लगता है दो तरीके से निश्चित रूप से काम आता है, वो पूरे देश में भी देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड के चुनाव को अगर बीजेपी जीतती है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, अगर हिमाचल के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वोट शेयर इंटैक्ट रहता है, इसका कारण मोदी फैक्टर है। नॉट नेसेसरीली मोदी फैक्टर हर जगह में प्लस देता है, लेकिन माइनस को भी मोदी फैक्टर रोकता है। एक बार जो बीजेपी के साथ मतदाता आ रहा है 2014 के बाद, वो एमएलए पे नाराज हो सकता है, मंत्री पे नाराज हो सकता है, मुख्यमंत्री जी से नाराज हो सकता है, जातिगत कारण से नाराज हो सकता है, लेकिन उसको वापस लाने की क्षमता मोदी फैक्टर में है। आपने शुरुआत में कहा था कि 3 फैक्शन हैं, 3 गुट हैं, एक बसवराज बोम्मई और प्रहलाद जोशी का गुट, एक आपने बताया येदियुरप्पा का गुट, और एक संघ का गुट जिसमें कौन है? बीएल संतोष हैं, सीटी रवि हैं, कौन है? निश्चित रूप से बीएल संतोष जी कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के यहाँ के बीजेपी के प्रांत संगठन मंत्री रहे। सीटी रवि यहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री है। नलिन कुमार कटीलू कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष है। तो एक संघ का गुट निश्चित रूप से, देखो अब जो टिकट कटौती हुई है, मैसूर सिटी ब्राह्मण बाहुल्य एक क्षेत्र है, उडुपी सिटी, पुत्तूर, सुಳ್ಯ, बैंदूर, कुंदापुरा, कापू, ये सब आरएसएस के संगठन के क्षेत्र है। उसके साथ साथ हुबली धारवाड़ सेंट्रल जो जगदीश शेट्टर का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से वहां आरएसएस का नेटवर्क है। शिवमोगा सिटी में आरएसएस का नेटवर्क है। तो मुझे लगता है बीजेपी हैज टेकन ए कैलकुलेटेड रिस्क कि भाई हम बाकी अब ग्रामीण इलाके में जाके जहां बीजेपी का संगठन नहीं है, जहां व्यक्ति के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, वहां जाके हम रिपेयर करने बैठेंगे तो नुकसान होगा। जहां संगठन की शक्ति है वहां अगर हम टिकट चेंज कर सकते हैं। देखो इसका और एक कारण भी था सौरभ जी, पुत्तूर में प्रवीण नेट्टारू एक बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। तो वहां पुत्तूर में काफी नाराजगी देखने मिली थी। जब वहां प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटीलू गए थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष की गाड़ी को ही 10 मिनट तक हिलाया था गुस्से से, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता है वो बदलाव चाहता है। तो मुझे लगता है उस बदलाव को अगर नहीं करते तो बीजेपी को एक इलेक्शन प्लैंक नहीं मिलता। आप या तो मोदी जी के नाम पे चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटक के बीजेपी सरकार को लेके कोई चर्चा लोगों में ज्यादा नहीं दिख रही है। एक तो मोदी जी फैक्टर यहां काम कर रहा है, तो दूसरा मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत, देखो हमने नए आदमी को दिया है, हमने युवा को दिया है, हमने सामान्य कार्यकर्ता को दिया है, ये कहने की अनिवार्यता भी बीजेपी कर्नाटक को थी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये तो हमने भाजपा के अंदर खाने की राजनीति पर बात की। कांग्रेस में क्या समीकरण है? क्या अभी भी सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार की गणित गिनी जा रही है, या उसमें एक खड़गे फैक्शन भी जुड़ गया है, या कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो डोमिनेंट दिख रहे हैं कांग्रेस के इंटरनल इकोसिस्टम में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे और एजेंडा ड्राइव करने के लेवल पे? सौरभ जी, निश्चित रूप से ऐसे 3 गुट दिखाई देते हैं। एक सिद्धरामैया फैक्शन है, एक डीके शिव कुमार फैक्शन है, एक खड़गे फैक्शन है। लेकिन क्रेडिट टू कांग्रेस इन कर्नाटका दिस टाइम, मैंने कभी कर्नाटक के कांग्रेस को
इतना प्रोफेशनली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं देखा। मतलब पहली सूची 124 या 22 की पहली सूची आई थी। निश्चित रूप से गुटबाजी हावी रहती है, कोई भी पार्टी में बिना गुटबाजी के टिकट वितरण नहीं होते, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल तरीके से सुनील कन्नूगोलू के सर्वे के आधार पर लास्ट में 12 से 15 सीटों में निश्चित रूप से गुटबाजी दिखाई दी। क्या क्या फैक्टर वर्क हुए अब पता नहीं चला, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अभी तक तो चुनाव हैंडल किया है, मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये आपने एक सर्वे का जिक्र किया, किसका सर्वे आपने बताया? सुनील कन्नूगोलू। थोड़ा बताइए इनके बारे में। पहले देखो, कर्नाटक में सुनील कन्नूगोलू बहुत चर्चित चेहरा है आजकल, क्योंकि कांग्रेस जो भी निर्णय लेती है सुनील कन्नूगोलू के सर्वे के आधार पर ही कर्नाटक में फैसले होते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है, कांग्रेस को क्या विषय आगे रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं, ये सुनील कन्नूगोलू तय करते हैं। सुनील कन्नूगोलू का सर्वे पर भी बहुत चर्चा कांग्रेस में हुई है। तो इस बार उस सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस अपना एजेंडा, अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बीजेपी को कैसे टेक ऑन करना है, क्योंकि देखो सुनील कन्नूगोलू ही थे जो 40% कमीशन, जो कर्नाटक में बहुत चर्चित विषय है, उसको कॉइन किया था। पेसीएम एक कैंपेन हुआ था कर्नाटक में, पेटीएम के तरह एक पेसीएम कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था, वो भी थोड़ा नरेटिव बिल्ड करने में कांग्रेस को मदद किया है। तो सुनील कन्नूगोलू, क्या ये कैंपेन था सर, थोड़ा बताएं। एक पेसीएम कैंपेन कांग्रेस ने किया था कि पूरे बेंगलुरु में यहां वहां पोस्टर लगाए थे कि ऐसा जैसा पेटीएम रहता है, जैसे पेटीएम को ट्वीक करके पेसीएम कर दिया, और वो जो लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार 40% कमीशन खाती है, वो नारा, वो क्या हुआ था 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब कर्नाटक आए थे तो सिद्धरामैया पे 10% कमीशन का आरोप लगाया था। तो कांग्रेस ने उसको 40% कमीशन का आरोप लगाया, और उसके चलते बीजेपी को क्या हुआ, एक विधायक का बेटा पकड़ा गया 45 लाख घूस लेते हुए, लोकायुक्त पुलिस ने उसको रेड हैंड पकड़ा। तो उसके पश्चात वो जो कैंपेन रहा उसको ट्रैक्शन मिलते गया। इंटरेस्टिंग। तो ये तो टिकट वितरण की बात हो गई। रैलियों में किस तरह के इश्यूज पुश किए जा रहे हैं, और उससे भी पहले ये बता दीजिए कि जो तीसरा मोर्चा है कर्नाटका का, जेडीएस का मोर्चा, देवेगौड़ा परिवार की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, उसका क्या हाल है? पहले देवेगौड़ा फैमिली एंड देन विल कम टू इश्यूज। सर जी देखो, देवेगौड़ा फैमिली, जब सितंबर में हम बात कर रहे थे तो एवरीबॉडी थॉट जेडीएस विल कोलैप्स, क्योंकि 2019 के जो कांग्रेस और जेडीएस की जो एक कॉम्बिनेशन बनी थी, सरकार गिर गई, उसके पश्चात जेडीएस विल कोलैप्स। लेकिन उसके बाद कुमारस्वामी पंचरत्न यात्रा पे निकले, धीरे धीरे करके अब जेडीएस फिर से वही हालत पे पहुंच गई है। 2018 में जितनी सीट जीते थी उससे प्लस और माइनस 4-5 सीट्स पे जेडीएस आके खड़ी हुई है। मुझे लगता है देवेगौड़ा जी के कारण वोकलिगा वोट जेडीएस के पीछे इंटैक्ट है। और आप बीजेपी का टिकट वितरण पूछ रहे थे, बीजेपी के टिकट वितरण में जो सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया, ऑलमोस्ट ऑल वेंट टू जेडीएस, ऑलमोस्ट ऑल वेंट टू जेडीएस। और हैदराबाद कर्नाटक में भी जेडीएस काफी सारा इनरोड्स कर रही है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पार्टी वोट्स, बट कुछ अच्छे लोगों को कल्याण कर्नाटक में जेडीएस ने अपने पार्टी में लाया है, और मुझे लगता है वोट तो ला रही है। कितना सीट कन्वर्ट करेगी ये देखने वाली बात है। अगर 5 से 6 सीट ओल्ड मैसूर के रीजन के अलावा भी जेडीएस लाती है तो इट विल क्रॉस 32-33, एंड जेडीएस कितना सीट लेगी इस पर निर्भर होता है कर्नाटक में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार आती है या एक हंग असेंबली आती है। तो मुझे लगता है जेडीएस धीरे धीरे करके एक अच्छा प्रभाव फिर से वोकलिगा क्षेत्र में बना चुकी है,
देवेगौड़ा जी का एक व्यक्तित्व है। कुमार स्वामी को भी वोकलिगा निश्चित रूप से पसंद करते हैं। डीके शिव कुमार वोकलिगा है, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद वोकलिगा आर मोर विथ जेडीएस, ऐसी स्थिति फिर से दिखाई दे रही है। और किन इश्यूज पे बात हो रही है रैलियों में और पोस्टरों में? क्या है पोल प्रॉमिसेस अहम जिनका ट्रैक्शन है? लंबा चौड़ा घोषणा पत्र तो आता है सब पार्टियों का, ट्रैक्शन किन मुद्दों का है? सौरभ जी, कांग्रेस ने पहले घोषणा की है कि हम एक गारंटी कार्ड देंगे, हम 2000 का भत्ता देंगे, ऐसे एक 2-3 घोषणा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को लगता है ये इसको ट्रैक्शन मिलेगा, ये वोट होके कन्वर्ट होगा। इसके बावजूद जेडीएस ने कल एक घोषणा पत्र जारी किया है कि हम मैटरनिटी पे 5-6 हजार रुपए हम उसका एक घोषणा जेडीएस ने की है। और पानी के समस्या को लेके जेडीएस ने भी ऐसे एक फ्री बीज की घोषणा की है। बीजेपी मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार को लेके चल रही है। पिछले 6 महीने में 8 बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। कर्नाटक सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की बातें कर्नाटक में कह रहे हैं। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे हुआ, किसान सम्मान निधि को बेलगाम में रिलीज किया गया। तो एक डबल इंजन की सरकार की बातें रख के बीजेपी आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है देखो, बीजेपी की कोशिश ये होगी, हमारे यहाँ ये आम का सीजन होता है ना सौरभ जी, आम का सीजन होता है तो लोकल आम को भी लोग वो अल्फोंसो मैंगोस के डब्बे बना के बेचते हैं, क्योंकि अल्फोंसो का बहुत डिमांड होता है। तो कर्नाटक बीजेपी मुझे लगता है अपने 4 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको मोदी फैक्टर के नीचे दबाना चाहती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी या अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई है तो माफ करो, मोदी जी के कारण हमको वोट करो। यही बीजेपी का वोट इलेक्शन प्लैंक है, ऐसा अब तो दिख रहा है। और कांग्रेस? देखो, कांग्रेस बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी को पहले हिट करने की कोशिश की थी। मतलब बीजेपी के सरकार में जो गलतियां हुई थी, रमेश जारकिहोली का एपिसोड था, ईश्वरप्पा जी का एपिसोड था, माडालू विरूपाक्षप्पा का बेटा घूस लेते हुए लोकायुक्त पुलिस के हाथों पकड़ा गया, पे सीएम कैंपेन था, 40% कमीशन का आरोप था। अब मुझे लगता है कांग्रेस की कोशिश ये हो रही है कि देखो, कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक कर्नाटक पे क्या है? कुरुबा, मुस्लिम और दलित राइट। कांग्रेस को लगता है कि देखो, कांग्रेस लास्ट टाइम 38% पे थी, बीजेपी 36.16% पे थी। अगर कांग्रेस 40% ऑफ वोट्स को पार करती है तो कांग्रेस एक अच्छे खासे 105, 110, 115 तक जा सकती है। तो अपने वोट बैंक के साथ साथ कांग्रेस को थोड़े वोकलिगा के वोट्स और थोड़े लिंगायत के वोट्स जीतने के लिए चाहिए। उनको ये भरोसा तो होगा ना कि डीके शिव कुमार वो वोट लेके आएंगे वोकलिगा का, इसीलिए उनका पूरा फोकस सदर्न कर्नाटका पे है। लेकिन देखो, डीके शिव कुमार को अध्यक्ष बनाने के बावजूद आप बहुत साल से देखते आओ, कांग्रेस 25 से 30% ही वोकलिगा का वोट्स लेती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कांग्रेस का वोट बैंक वोकलिगा के साथ साथ कुरुबा, मुस्लिम और दलित राइट रहता है। दलित लेफ्ट भी ओल्ड मैसूर कांग्रेस के साथ ग्रेविएट होते हैं। तो इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि भाई बहुत सारे वोकलिगा हमको शिफ्ट हो जाएंगे। प्रशांत भाई, हमने पहले भी ये देखा है कि जब भी कांग्रेस किसी वोकलिगा फेस को एज अ सीएम फेस पुश करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हमने एसएम कृष्णा के केस में देखा, 80s में देखा, तब तो थोड़ा सा फायदा मिलता दिखा है उन्हें। देखो, 57 के बाद अगर कोई वोकलिगा मुख्यमंत्री कर्नाटक में बना वो 94 में देवेगौड़ा जी बने। 99 में एसएम कृष्णा फेस को लेके जब कांग्रेस चली थी तब जनता पार्टी टूटी थी। तब हेगड़े और पटेल खेमा अलग हुआ था, हेगड़े खेमा अलग और देवेगौड़ा, हेगड़े और देवेगौड़ा जी के बीच में घमासान होने के बाद जनता दल टूटी थी। इसके कारण उस संदर्भ में देवेगौड़ा
जी के कारण वोटिंग हुआ था, ऐसा नहीं था। अच्छा, इसलिए 99 और 2023 की स्थिति एक ही नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के लेकिन आने से क्या कांग्रेस को दलित वोटों में ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा? देखो, कांग्रेस दलित राइट तो वोट लेती है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए जो खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी में बनाया, इसके बाद बीजेपी ने एक कोशिश की कि दलित में जो बहुत साल से एक पेंडिंग डिमांड था कि भाई दलित रिजर्वेशन का रिकैटेगराइजेशन करो, तो जो 17% अभी दलित रिजर्वेशन कर्नाटक में है, उसमें 6% दलित लेफ्ट को दिया गया, 5.5% दलित राइट को दिया गया। तो दलित लेफ्ट के वोट को एक कॉन्सेंट्रेट क्रोढ़ीकरण करना बीजेपी चाहती है। अच्छा। मुझे लगता है, देखो, हैदराबाद कर्नाटक में आप कांग्रेस का टिकट वितरण को देखो, दलित लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। तो खड़गे जी ऐसा नहीं है कि खड़गे जी के कारण पूरे दलित समाज कांग्रेस के साथ जो, दलित में 3 फ्रैक्शंस है, दलित लेफ्ट, दलित राइट और एक लंबानी बोवी समुदाय के वोट्स भी रहते हैं। तो 3 तरीके से दलित का वोटिंग होता है। उसमें दलित राइट निश्चित रूप से खड़गे जी के कारण, परमेश्वर जी के कारण कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल यह है, रिजर्वेशन हर बार पिछले 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं बड़ा मुद्दा हो रहा है। सिद्धारमैया जब सीएम थे तब कहा गया कि लिंगायतों का अलग धर्म, उसको लेकर बात हुई। फिर अब बीजेपी जा रही है और कह रही है कि हमने जो 4% सब कैटेगरी में मुस्लिमों को दिया जा रहा था उसको खत्म किया, ये वापस आएंगे तो ये उसको रीस्टोर कर सकते हैं, हमने उसको लिंगायतों और वोकलिक गांव में बांटा। इस इशू का कितना बज है ग्राउंड पे, बूथ में, रिजर्वेशन और रिजर्वेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं? सौरभ जी, रिजर्वेशन एक पंचमसाली कम्युनिटी है, उसमें रिजर्वेशन का बहुत बज चुनाव के पहले दिखाई दे रहा था। इसलिए बीजेपी प्रेशर में आके बीजेपी ने फैसला किया कि भाई 4% मुसलमानों का वोट रिजर्वेशन हम वापस ले लेंगे, 2% वोकलिगा और 2% लिंगायतों में बांटेंगे। मुझे नहीं लगता ये दिस हैज टेकन, मतलब इसको एक इलेक्शन इशू में बनाने में या नीचे तक पर्कुलेट करने में अभी तक बीजेपी कामयाब नहीं दिख रही है। शेट्टर और सऊदी के जाने से बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी का जो लिंगायत वोट बेस है वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, अगर कांग्रेस लिंगायतों का जो सबकास्ट फीलिंग है, उस सबकास्ट फीलिंग के आधार पर अगर वोटिंग होता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। कांग्रेस के खिलाफ जो हिंदुत्व की बात बीजेपी बार बार उठाती है, योगी आदित्यनाथ को लेके आ रही है, तो अगर लिंगायत सबकास्ट फीलिंग से उठकर एकत्रित होकर वोट करते हैं तो बीजेपी को फिर से मुंबई कर्नाटक में फायदा होगा। मुझे रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर कर्नाटक में बहुत चर्चित विषय था, लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग को देखा जा रहा है तो कुछ जगह पंचमसाली कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कुछ जगह पंचमसाली बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नॉन पंचमसाली जब सऊदी इज गाणिगा लिंगायता सऊदी के कारण थोड़े बीजेपी से नाराज चलते दिख रहे। जगदीश शेट्टर इस जगह बणजिगा लिंगायता। तो कांग्रेस चाहती है कि ये बणजिगा, गाणिगा, जहां जहां पंचमसाली, इनको थोड़ा बीजेपी से दूर लाने की कोशिश हो, ताकि कांग्रेस को मुंबई कर्नाटक में देखो 50 सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी 30 जीती थी, कांग्रेस 19 जीती थी। अगर 10 सीट कांग्रेस को फायदा होता है तो ओवरऑल टैली में निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। तो कांग्रेस चाहती है कि लिंगायत रिजर्वेशन के बावजूद अगर लिंगायत सबकास्ट फीलिंग में अगर वोट करती है तो कांग्रेस को कुछ हद तक फायदा होगा। अदरवाइज बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व, मोदी फैक्टर और ऑलमोस्ट ऑल, आप कर्नाटक आएंगे तो घूमिएगा जी, मैं आ रहा हूं अगले हफ्ते। आप दावणगेरे से बीजापुर तक जाइए सौरभ जी, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी लिंगायत कैंडिडेट को देती है। ऐसा नहीं, अब पूरे देश में आप देखते होंगे बीजेपी ओबीसीज, अब नॉन यादव ओबीसीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है यूपी में। यहां वैसा पॉलिटिक्स नहीं दिखता। यहां
लिंगायत पे ज्यादा बीजेपी निर्भर है, इसलिए अच्छा। जगदीश शेट्टर पार्टी छोड़ के जाते ही नड्डा जी को हुबली जाना पड़ा, अमित शाह जी को हुबली जाना पड़ा, येडियुरप्पा जी को हुबली जाना पड़ा। लिंगायत वोट बैंक एक ऐसा कर्नाटक में फैक्टर है, बीजेपी उस पर ओवर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लिंगायत इकट्ठा होकर वोट करते हैं तो बीजेपी को फिर से एक चांस मिल सकता है। लिंगायत अगर बट जाते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा दिखता है। और इन सब में एक फैक्टर ये भी है कि येदियुरप्पा के खुद के लिए स्टेक कितना है, क्योंकि उनकी दावेदारी उतनी प्रकट नहीं है। ये बीएल संतोष जी का, सौरभ जी, ये बीएल संतोष जी का नाम कैसे आया? जगदीश शेट्टर जी ने जानबूझ के बीएल संतोष जी का नाम उठाया, और प्रहलाद जोशी वहां के सांसद है, तो एक लिंगायत और ब्राह्मण में एक फॉल्ट लाइन है। हेगड़े जी का काल, ये हेगड़े जी ये रामकृष्ण हेगड़े के समय से चली आ रही है। नहीं, रामकृष्ण हेगड़े लिंगायतों के नेता माने जाते थे। कैसे? 83 में देवेगौड़ा के खिलाफ एक नेता लिंगायतों को चाहिए था। निजलिंगप्पा जी के बाद एक मुख्यमंत्री अगर लिंगायतों को बनाना था, तो रामकृष्ण हेगड़े जब 83 में मुख्यमंत्री बन गए, उनको लिंगायतों का नेता माना जाता है। लिंगायत रामकृष्ण हेगड़े जी को पसंद करते थे, लेकिन उसके बाद अनंत कुमार जी ने वो कोशिश की। देखो आप 2013 में जब येडियुरप्पा जी ने बीजेपी छोड़कर केजेपी बनाया था, तो दो नाम लिया था। मैं बाहर जा रहा हूं, इसके कारण थे बीएल संतोष और अनंत कुमार। आज जगदीश शेट्टर जी बाहर जा रहे तो दो नाम लिया था, एक बीएल संतोष और एक प्रहलाद जोशी। तो एक फॉल्ट लाइन निश्चित रूप से लिंगायत वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। एक फॉल्ट लाइन होता है जो मराठा वर्सेस ब्राह्मण महाराष्ट्र में दिखता है। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। 2 महीने के पहले एचडी कुमार स्वामी ने एक आरोप लगाया था कि बीजेपी पेशवा ब्राह्मणों को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, प्रहलाद जोशी को लेकर। वो फॉल्ट लाइन का लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है। मुझे लगता है वोटर्स विल डिसाइड। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेता नगरी से जुड़े। अब हमारे साथ जुड़ रही है इंडिया टुडे की रिपोर्टर नबीला, जो पिछले कई हफ्तों से कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं। नबीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू सो मच मुझे इन्वॉल्व करने के लिए, सौरभ। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन कवरेज है। मैं कोस्टल कर्नाटका में हूँ और कैंपेनिंग का कवरेज के बीच में आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब आए हुए थे कल, और मैं ये बात शुरू करूंगी कि राहुल गांधी कोस्टल कर्नाटका यहाँ आए और मछली के बजाय वो पिज्जा खाए। वो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच था कोस्टल के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम कोस्टल आते हैं खाना खाने के लिए, और हमने पेट भर के मछली खाया अभी, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर राहुल गांधी ने पिज्जा खाया। इनका ये चॉइस है, क्या करें? पीपल डिफरेंट फूड चॉइसेस। पर ये बताइए well, but food always gets you the vote. यस। तो ये बताइए कि ग्राउंड पर क्या बस दिख रहा है, किन इश्यूज को, क्योंकि आप तो लगातार घूम रही हैं, किन टॉपिक्स पे लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, अक्रॉस द कास्ट लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द रिलीजियस लाइन? जी, जब ऑफ कोर्स पार्टी ऑन द होल, जो बीजेपी यहाँ पर जो कैंपेन कर रही है, वो हिंदुत्व के नाम पे ही कर रही है। इनका एक हाईली पोलराइज्ड कैंपेन पिच है, जो 4% ओबीसी खारिज करना मुसलमानों का, या उसके अलावा जो बहुत सारे यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुए थे, जो प्रवीण नितारू के मर्डर, जो कोस्टल कर्नाटका में, जो जहां पर मैं थी कल। मैं एक बात बोलूं, जो बीजेपी का जो एक पिच है, ये है कि जो अगर कोई हिंदू को अटैक करे तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो प्रवीण नितारू जो एक हिंदू कार्यकर्ता था, उनको पीएफआई के मेंबर्स ने अलेजली उनको मारा था, मर्डर किया था। पीएफआई को 6 मेंबर को अरेस्ट किया है, मगर एक स्टेटमेंट देने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, एक 70 लाख का घर बनाया है प्रवीण नितारू के फैमिली के लिए। ये ऐसे बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कुछ करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग से खड़ी होती है कार्यकर्ताओं के साथ। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये फैमिली का हाथ को छोड़ेंगे नहीं। तो ये शायद यहाँ पर बीजेपी के लिए कोस्टल जोन में कार्यकर्ता को इकट्ठा लाने के लिए बहुत मदद हुआ है। तो मैं वहां पर थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वो हाउस वार्मिंग कल हुआ था
जहां पर फैमिली बहुत मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग था। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी मेरी प्रशांत नाटू जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव दिख रहा है, उतना हल्ला गुल्ला नहीं मचा। ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? जी, ये सही है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वेस किए हैं और इंटरनल सर्वेस के बल पे टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मगर ये भी सही है कि बहुत सारे एटलीस्ट फ्यू कैंडिडेट्स, जैसे एक बेलतंगड़ी, कोस्टल कर्नाटका रीजन में बेलतंगड़ी में एक कैंडिडेट है जो रक्षित है, उसका सर्वे रिपोर्ट में पता नहीं क्या वो बेसिकली क्या रिजल्ट आया है, मगर वो बोलते हैं कि बीके हरिप्रसाद का नेफ्यू है, बीके हरिप्रसाद एमपी है कांग्रेस के, तो उसके बल पे इन्फ्लुएंस के थ्रू उनको टिकट दिया गया था। तो ऑब्वियसली अभी के लिए हम ऐसा कोई झगड़ा सरफेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार जो है, जो कंपेयर टू ऑल अदर नेता बहुत ही सख्त नेता है। जैसे एक अमित शाह होते हैं बीजेपी के लिए, डीके शिव कुमार होते हैं कांग्रेस के लिए। तो कर्नाटका में अगर कोई इंटरनल इश्यूज भी है, कोई अगर तकरार भी है, वो डीके शिव कुमार ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको सप्रेस किया है। तो जैसे ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जितना भी सर्वे की बात करो और अप्रिशिएट कीजिए यहाँ पर कांग्रेस को के इंटरनल सर्विस के बल पे उन लोगों को टिकट दिया है, फिर भी ऐसे कुछ केसेस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फेवरिज्म भी हुआ है और झगड़ा भी हुआ है, मगर ये उठ के सामने नहीं आया है। ये बार शायद कांग्रेस ये सोच रही है कि कुछ भी करो, हम मतलब सत्ता में आएंगे, तो दे आर ट्राइंग इन एवरी विच वे पॉसिबल कि कोई भी कंट्रोवर्सी बाहर ना आए, अगर आए भी तो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जब आप यंग वोटर्स से बात कर रही हैं तो उनके क्या कंसर्न सामने आ रहे हैं, इश्यूज को लेके, पॉलिटिशियंस को लेके? जी, यंग वोटर्स, मैंने बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात किया था, और यहाँ पर वो बेसिकली वोटर्स बोल रहे हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आएगी, एक हमें यही दुआ है कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, कोई अलायंस की पार्टनरशिप नहीं आए, क्योंकि अगर अलायंस पार्टनरशिप आए भी तो 1-2 हफ्ते में फिर वो कोलैप्स हो जाता है, या पोचिंग हो जाता है, या डिफेक्शन हो जाता है। ये हम 2018 में हमने देख के जेडीएस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है, मिल जाते हैं, फिर जेडीएस के कुछ लोग, ऑपरेशन लोटस होता है, बीजेपी में चले जाते हैं, सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है। ऑपरेशन हस्ता, अब तो कांग्रेस उल्टा कर रही है, जो पोच कर रही है पीछे, बीजेपी के लीडर्स को पोच कर रही है, और ये ऑपरेशन हस्ता कहलाया जाता है। तो ये रिवर्स स्ट्रैटेजी है जो कांग्रेस कर रही है। बीजेपी जो 2019 में बीजेपी ने जो किया था, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स डिफेक्ट होके बीजेपी को ज्वाइन किए थे, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। एटलीस्ट 4 नेता जो है, बड़े नेता नहीं है, मगर एक स्टेटमेंट जरूर खड़ा हुआ है यहाँ पर कि रिवर्स पोचिंग हो रहा है, और डीके शिव कुमार एक कैन डू मैन है, जो बीजेपी को एक फिटिंग फाइट दे, एक टक्कर दे। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना कैंपेन बिल्ड कर रही है कर्नाटका में, तो नरेंद्र मोदी की इमेज और उनकी सरकार के कामों पे ज्यादा फोकस कर रही है, या जो येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई की सरकार रही उस पे ज्यादा फोकस है, और इट्स अ जुडिशियस मिक्स? नहीं, मिक्स नहीं है, इट्स अ क्लियर कट विन हियर, और अ कैंपेन हियर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बेस्ड ऑन हिज इमेज। ये एक क्लियर कट कैंपेन है बीजेपी का कि वो कोई कैंडिडेट के ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं, कोई सीनियर लीडर जैसे बीएस येदियुरप्पा के ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं। ये अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और ये हमने देखा 2019 लोकसभा इलेक्शंस में, मगर असेंबली इलेक्शंस में, ये हाइपर लोकल इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस में इश्यूज जैसे पानी, जैसे सुएज, कर्नाटका के रोड्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी, ये हाइपर लोकल इश्यूज है जो लोगों को एड्रेस करना चाहिए, या शायद हम सोचते थे कि नेता इसके बारे में एड्रेस करेंगे, मगर बीजेपी ने पूरा उनका इलेक्शन पोल या इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर सिर्फ मोदी के नाम पे और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, और एक इमेज प्रोजेक्शन, जैसे मोदी ने देश के लिए क्या किया है और देश का इमेज कैसा है ग्लोबली, ये प्रोजेक्शन देके कर्नाटका को बू कर रहे हैं। अब जो जहां भी जाए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स ये बोल रहे हैं कि आप हर चीज को साइड में रखिए, आप मोदी के नाम पे वोट दीजिए,
आप मोदी के चेहरे पे मोदी के जो डेवलपमेंट किया है देश में उसके बल पे वोट दीजिए। हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी सबसे बड़ी है, कैंडिडेट्स कोई भी हो सकता है, मगर आप बीजेपी की आइडियोलॉजी पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे वोट दीजिए। ये एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है और शायद ये काम भी कर रहा है, क्योंकि लोकल लीडर्स बीजेपी में उतने स्ट्रांग नहीं है। बीएस येडियुरप्पा ने उनका ग्रिप उतना सॉलिड नहीं है जैसे पहला था, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स अब बीजेपी में साइडलाइन हुए हैं, जैसे जगदीश शेट्टर, वो अब तो कांग्रेस में आ चुके हैं। बीएस येडियुरप्पा को भी जो सही में कहें बहुत साइडलाइन हुए हैं पार्टी में, तो वो उसको देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर लोकली बीजेपी से नाराज है। तो बीजेपी एक मास्टर स्ट्रैटेजी देख रही है और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी को आगे रखना। आप सदर्न कर्नाटका गई हैं अभी तक? अभी नहीं, अभी तो हम वहां पर वेंचर होना बाकी है, मगर वहां पर भी Because I wanted a quick remark from you on देवेगौड़ा's stronghold. वहां पे क्या सिचुएशन दिख रही है देवेगौड़ा वर्सेस कांग्रेस के सिनेरियो में? See, when you talk about the old Mysuru region, if that's mostly what you're talking about, yes. Then well, yes, I was extensively along the Mysuru Kodagu region. Did not cover all areas, but जहां पर वो Mysuru Kodagu region जो है, वो एक सॉलिड कोडगू जो है सॉलिड बीजेपी का होल्ड है, वो ओल्ड मैसूरू रीजन में, मगर मैसूरू, वरुणा और मंड्या, हासन, वो सब एरियाज थोड़ा जेडीएस स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अगर कांग्रेस और जेडीएस की बात करें, ओल्ड मैसूरू रीजन में जेडीएस का ही बहुत जकड़ है, और पूरे कर्नाटका में देखें तो सिर्फ ओल्ड मैसूरू रीजन में जेडीएस सबसे स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस का उतना यहाँ पर ओल्ड मैसूरू रीजन में उतना सॉलिड प्रेजेंस नहीं है, मगर बीजेपी का है, बीजेपी का बिल्कुल है। इसलिए यहाँ पर अमित शाह ने रैली किया मंड्या में। योगी आदित्यनाथ सिर्फ कल मंड्या में आए थे, मैं वहां पर थी। जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फिर भी वहां पर जो बीजेपी है सही में डिनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर जेडीएस को जाड़ रही है, मतलब बहुत ही क्रिटिसाइज कर दिया है कि जेडीएस एक फैमिली परिवारवाद पार्टी है, और ये लोगों को भी अब अपसेट हो रहे हैं और इरिटेट हो रहे हैं कि कितना टिकट्स फैमिली के अंदर ही बांटा जाता है। ये फैमिली का तो देवेगौड़ा फैमिली का क्रिटिसिज्म भी है, पर बीजेपी भी अपने नेताओं के पुत्रों पुत्रियों को खूब टिकट देती है भरपूर। अब ये किस लेवल पे किसका नारा कहाँ लैंड करता है वो बिल्कुल, इट्स अ केस ऑफ हिपोक्रेसी। वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब हर पॉलिटिकल पार्टीज मगर टू बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव हियर, बीजेपी ने अपने किसी के मतलब बीएस येडियुरप्पा को के बेटे को टिकट दिया है, मगर बीएस येडियुरप्पा ग्रेसफुली रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे सिटिंग एमएलए, सिटिंग मिनिस्टर के बेटे या बेटी को नहीं दिया है। तो दैट्स वन क्रेडिट टू द बीजेपी। मगर जेडीएस में दो भाई भी एमएलए है, उनके बेटे भी एमपी है, उनके बहू भी एमएलए है, मतलब उनके पूरे परिवार में एक परिवार है जो देश के हर मुमकिन सदन में मौजूद है। विधानसभा, विधान परिषद, 4 से 7 लोग सत्ता में है अब एक ही फैमिली में।